एक गांव में शिवा नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी गीता और शिवा दोनों मिलकर अपने खेत में काम करते थे। एक सुबह, फसल कटने के लिए तैयार है, आज ही मैं फसल काट लेता हूँ। आप फसल काटने के लिए तो जाएंगे, लेकिन आज तो फसल कटेगी या नहीं, हर बार की तरह इस बार भी। अब वही देखना है। आज तक हर बार जब मैं फसल काटने गया हूँ वही सब हुआ है। मैं कभी फसल ही नहीं काट पाता। पता नहीं क्या समस्या है इस खेत के साथ। पर हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। हमारे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। जितने भी पैसे थे इतने सालों में वो सब खर्च हो गए हैं। हमारे खेत की फसल काटने के योग्य तो होती है, लेकिन कट नहीं पाती है और हमें पैसे नहीं मिलते हैं। अब इस बार अगर फसल नहीं बेची तो हमें ये घर गिरवी रखना पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज तक जितने पैसे थे वो सब घर खर्च में और खेती के कामों में खर्च हो गए हैं। देखता हूँ इस बार क्या होता है फसल के साथ। शिवा और गीता बात कर ही रहे थे कि तभी उसी गांव में रहने वाला गौतम, जो एक गरीब किसान था, वो उनके पास आता है। शिवा, खेत में जा रहे हो? हाँ, फसल काटने जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। तुम्हें तो पता है कि मेरा खेत बंजर हो गया है। तुम अगर अपने खेत की थोड़ी फसल मुझे दे दो तो कुछ दिनों तक मेरे घर वालों का पेट भर जाएगा। अरे हाँ हाँ, देखता हूँ। पहले मुझे तो फसल काटने दो। फसल कटी नहीं कि आ गए अनाज मांगने। शिवा, मैं तुम्हें थोड़े थोड़े करके अनाज के पैसे दे दूंगा। बस मुझे थोड़ा अनाज दे दो। गौतम को हाँ हाँ कहकर शिवा खेत में चला जाता है। गौतम मायूस होकर चला जाता है। शिवा खेत में आता है और अपनी फसल को देखता है। इस बार भी कितनी अच्छी फसल आई है मेरे खेत में, पर पता नहीं आज भी इसे काट पाऊंगा या नहीं। हे ईश्वर, मेरी मदद करना। शिवा फसल काटने के लिए फसल को हाथ लगाता है और अचानक से सारी फसल काली हो जाती है। फसल में लगे हुए अनाज के दाने काले होकर जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर शिवा बहुत मायूस हो जाता है। आज भी सारी फसल का नाश हो गया है। समझ नहीं आता कि इस फसल में ऐसा क्या है जो इसे हाथ लगाते ही ये काली होकर गिर जाती है। शिवा घर आने लगता है। तब उसे उसका दोस्त माधव मिलता है। शिवा का उतरा हुआ चेहरा देखकर माधव, अरे शिवा, क्या हुआ? ऐसे मुंह लटकाए कहां से आ रहे हो? खेत में गया था, फसल काटने का समय था, लेकिन इस बार भी हर बार की तरह फसल जलकर काली हो गई है। समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। वही तो मुझे भी समझ नहीं आता है कि ऐसा क्या है मेरे खेत में। इससे पहले कि शिवा घर पहुंचे, पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि शिवा के खेत में इस बार भी फसल काली हो गई है। शिवा के कुछ पड़ोसी आकर उसे मिलते हैं। अरे शिवा, सुना है कि आज भी तुम्हारी फसल काली पड़ गई है। हाँ। अरे अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। कितनी बार ऐसा ही होता है। अरे तुम्हारे खेत की फसल तो इतनी अच्छी उगती है कि अगर तुम उसे काट पाते तो इस गांव में धनी किसानों में तुम्हारा नाम लिया जाता। लेकिन इस फसल की वजह से तुम्हारा इतना बड़ा खेत होने के बाद भी आज तुम गरीब बने हो। सही कह रहे हो लखन भैया, ऐसे खेत का क्या ही फायदा जो हमें फसल ना दे पाए। हर बार फसल उगने के बाद लगता है इस बार तो अनाज बेच सकते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे खेत को किसकी नजर लग गई है जो हमारे खेत में इतनी अच्छी फसल खिलने के बाद भी हम अनाज नहीं बेच पाते हैं। नहीं नहीं गीता भाभी, मुझे तो लगता है कि आपका ही खेत श्रापित है। आपके खेत को जरूर ऐसा कोई श्राप लगा हुआ है कि जिससे आपके खेत में फसल काली पड़ जाती है। गीता लखन की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसे लखन की बात सही लगती है और हाँ, आप सही कह रहे हैं भैया, ये भी तो हो सकता है। सुनिए जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है। जरूर उस खेत में कुछ ऐसा श्राप है। मैं तो कहती हूँ कि हम वो खेत बेच देते हैं, हमें वो खेत नहीं चाहिए। लखन मुस्कुराते हुए घर चला जाता है।
उसके जाने के बाद भी गीता बार बार लखन की ही बात दोहरा रही होती है। उसकी बात सुनकर तुम मूर्ख हो गीता। अरे वो लखन हमेशा दूसरों के खेतों पर नजर रखता है। पूरे गांव में किसानों के खेतों को उसने ऐसी ही कुछ अफवाहों को फैलाकर कम दामों में खरीद लिया है। उसने ही पूरे गांव में हमारे खेत के बारे में ऐसी बातें फैलाई हैं। तुमने देखा नहीं, जाते समय वो कैसे मुस्कुराता हुआ गया था। लेकिन उनकी बात सही भी तो हो सकती है ना। हमारे खेत में फसल काली तो होती ही है, ये झूठ नहीं है ना। हाँ, वो झूठ नहीं है, लेकिन उसका क्या कारण है वो ढूंढना होगा। मैं मेरा खेत नहीं बेचूंगा। अरे लेकिन फिर कब तक उस खेत के भरोसे बैठे रहेंगे आप? हमारी तकदीर ही फूटी है। हम कोशिश करके देखते हैं। अगली बार शिवा अपने खेत में नए बीज बोता है। इस बार वो बीज खरीदने के लिए गांव के ही एक धनिक से पैसे उधार लेता है। खेत में बहुत मेहनत करने के बाद 3-4 महीनों के बाद अच्छी फसल लहराने लगती है। फसल काटने के लिए तैयार हो जाती है। आपको पूरा विश्वास है कि इस बार खेत में फसल काटकर हमें अनाज मिलेगा? हम कोशिश कर सकते हैं, वो मैंने की है। मैं कह देती हूँ आपको, इस बार अगर फसल काली पड़ गई तो हम उस खेत को बेच देंगे। मैं ऐसे शापित खेत के भरोसे अब नहीं रह सकती। हम कोई और काम कर लेंगे, किसी दूसरे गांव चले जाएंगे। लेकिन अब बहुत हो गया है। शिवा गीता की बात को अनसुना करके चुपचाप खेतों में आ जाता है। जैसे ही वो फसल को काटने के लिए हाथ लगाता है, पूरी फसल के अनाज के दाने काले हो जाते हैं। ये देखकर शिवा बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। मायूस चेहरे से शिवा घर लौटने लगता है। रास्ते में उसे लखन मिलता है और शिवा की मायूसी देखकर समझ जाता है कि खेत में क्या हुआ होगा। शिवा घर आ जाता है। उसके खाली हाथ देख, इस बार भी फसल काली हो गई है ना। देखा, उस खेत को कोई श्राप ही है जो फसल में अनाज को ठीक नहीं रहने दे रहा है। अब तो हमें वो खेत बेच ही देना चाहिए। शिवा चुपचाप होकर बैठा हुआ रहता है। तभी लखन वहाँ आता है। उसे देखकर, अरे लखन भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आपके पास ही आने वाली थी। क्या हुआ गीता भाभी? वही हुआ है जो सालों से होता आया है। इस बार भी हमारे खेत में फसल काली हो गई है। मुझे तो लगता है कि आपकी ही बात सही है। हमारे खेत में कोई श्राप है जो फसल को टिकने ही नहीं दे रहा है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था ना। आज शिवा का मायूस चेहरा देखकर ही मुझे समझ जाना चाहिए था। पर अब क्या करने का सोचा है शिवा? इससे पहले कि शिवा कुछ कहे, गीता कहती है, हमने सोच लिया है लखन भैया कि हमें हमारा खेत बेच देना है। हमें अब नहीं चाहिए ऐसा शापित खेत। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है भाभी। पर 100 बात की एक बात, भाभी आपके खेत के बारे में सबको पता है, इसीलिए शायद आपके खेत को दाम कम मिल सकते हैं। हाँ, दाम कम तो मिलेंगे, पर अब जो भी मिले वही सही। ऐसे शापित खेत को पालने से तो उसे बेचना ही ठीक होगा। ठीक है, तो मैं ग्राहक ढूंढना शुरू करता हूँ। अपना खेत अब बिक जाएगा ये सुनकर शिवा को बहुत दुख होता है। वो अमावस की रात होती है। रात को सब सो जाने के बाद शिवा अकेला अपने खेत में आता है और एक पत्थर पर बैठ जाता है। वो खेत को देखकर रोने लगता है। आज मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस खेत में उगने वाली फसल को काट नहीं पाया। मेरे पुरखों, इस जमीन में ऐसा क्या रहस्य है, ये कभी मैं जान पाऊंगा या नहीं, पता नहीं। लेकिन अब ये खेत मेरा नहीं रहेगा। हे ईश्वर, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो मेरी किस्मत मुझसे ऐसे रूठ गई है। शिवा रोने लगता है और उसके आंसू उसकी आंखों से गिरकर जमीन पर गिर जाते हैं। अचानक वहाँ खेत की जमीन में दरार पड़ने लगती है। ये देखकर शिवा बहुत डर जाता है। वो जमीन के अंदर से एक साधु बाहर आते हैं और, तुमने बस एक ही भूल की है कि तुमने जरूरतमंदों की सहायता नहीं की। कई बार गांव के जरूरतमंद तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आए थे, परंतु तुमने हर बार पहले अपने बारे में सोचा। तुम्हारे इस मन में विचार कभी नहीं आया कि अपने साथ साथ
तुम उनके लिए भी कुछ कर सकते हो। साधु की बात सुनकर शिवा को याद आता है कि कुछ महीनों पहले गौतम उसकी मदद मांगने आया था। गौतम से पहले गांव के कई गरीब लोग शिवा की फसल का अनाज मांगने आए थे, लेकिन शिवा ने कभी उन्हें मदद करने के लिए लिया हाँ भी नहीं कहा था। शिवा साधु बाबा से कहता है, आप सही कह रहे हैं साधु बाबा, मैंने अपने ही गांव वालों की मदद करने के लिए कभी पहल नहीं की है। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा। मैं सोचता था कि मैं उन लोगों में फसल बांटूंगा तो मेरा मुनाफा कम हो जाएगा। यही तुम्हारी भूल थी, पर मैं तुम्हें एक और अवसर दे सकता हूँ। मेरे पास कुछ बीज हैं। उन बीजों को तुम आज रात को इस खेत में बो देना और जो भी फसल आएगी उसे गरीबों में बांट देना। जब तक तुम सब गरीबों में फसल बांटोगे, तुम्हारे खेत में फसल उगती रहेगी। परंतु साधु बाबा, इससे क्या मेरा कभी भला होगा? हाँ, अवश्य होगा। बस तुम्हें संयम रखना पड़ेगा, और यदि कभी तुमने संयम खो दिया और फसल को अपने लालच के लिए काटने की कोशिश की, तो तुम्हारी सारी फसल फिर से काली हो जाएगी और इस बार तुम भी जमीन के अंदर चले जाओगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसा आपने कहा है, मैं अपनी सारी फसल गरीबों में बांट दूंगा। साधु बाबा एक पोटली शिवा के हाथ में देते हैं और फिर से जमीन के अंदर चले जाते हैं। साधु बाबा उस जमीन के अंदर कैसे रहते हैं ये शिवा को समझ नहीं आता है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता है और उन जादुई बीजों को अपने खेत में बो देता है। अगली सुबह जल्दी हमारे खेत के लिए कोई ग्राहक मिल जाए तो अच्छा। नहीं, हमारा खेत नहीं बिकेगा। ऐसा कहकर शिवा खेत में चला जाता है और वहां आकर देखता है तो खेत में सोने के दानों से भरी फसल खिलखिला रही होती है। उस फसल को देखकर शिवा को बहुत खुशी होती है। वो फसल को काटने जाता है और इस बार वो फसल काली नहीं पड़ती। शिवा पूरी फसल को काटकर सोने के दाने अलग कर लेता है और उन दानों को गरीबों में बांटता है। ऐसे ही आगे के 2-3 दिन भी ये होता है। शिवा जितनी फसल काटता था उतनी ही फिर उग जाती थी। एक दिन, ये सब क्या हो रहा है हमारे खेत में? अचानक ऐसा क्या हो गया है कि सोने के दानों की फसल आ रही है और वो भी ऐसी कि काटने के बाद भी कम नहीं होती है। ये तो साधु बाबा के जादुई बीजों का कमाल है। उनके बीजों की वजह से ही हमारे खेत में सोने की फसल आई है। लेकिन आप उस फसल को गरीबों में क्यों बांट रहे हैं और कब तक बांटेंगे? जब तक साधु बाबा रुकने को नहीं कहते हैं तब तक। शिवा ऐसे ही अब रोज गरीबों में सोने की फसल को बांट रहा था, पर खुद के लिए सोने का एक भी दाना नहीं रखता था। एक एक करके गांव में अब सब लोग अमीर बन गए थे। एक दिन, शिवा भाई, तुमने हम जैसे गरीबों की मदद करके सच में हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं गौतम, धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। उल्टा मुझे ही तुमसे माफी मांगनी चाहिए। जब तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया था। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी लखन वहां आता है। अरे शिवा, तुम्हें तो अपना खेत बेचना था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया ग्राहक है, कहो तो मिलवा दूं उनसे। लखन, मुझे पता है वो कौन है। आपने आज तक कई गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनों को 2 कौड़ी के दामों में खरीदा है, लेकिन मैं आपके जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। उस दिन जब आपने पहली बार खेत बेचने की बात की थी, तभी मैं समझ गया था कि आपकी नजर मेरे खेत पर है। अपना षड्यंत्र शिवा के सामने आ गया। ये देखकर लखन वहां से चलता बनता है। दरअसल शिवा के खेत में उगने वाले सोने की फसल से उसके मन में ज्यादा लालच भर गया था। सब शिवा को बहुत धन्यवाद देते थे और कुछ लोग शिवा को पागल समझने लगे थे। एक चोर सोमा को उस सोने की फसल के बारे में बता देता है। सोमा शिवा के खेत में आता है। अरे वाह वाह वाह, सोने की फसल! कितना सारा सोना है यहाँ पर। अगर ये सब सोना मेरे हाथ आ जाए तो फिर जिंदगी में कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अरे इतने सोने में तो मेरी 7 पुश्तें आराम से रह लेंगी। अब जल्दी इस फसल को चुरा कर ले जाता हूँ, इससे पहले कि कोई आ जाए। सोमा उस फसल को काटने जाता है, तभी अचानक वो सारी फसल काली पड़ जाती है और एक झटके के साथ सोमा जमीन के अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद रोज की तरह सोने की फसल काटने के लिए शिवा और गीता वहाँ आते हैं। दोनों देखते हैं ये फसल काली हो गई है। ये देख, अरे ये क्या, ये फसल तो काली हो गई है, अब क्या करें? आपने तो इतने दिन सब सोने की फसल गरीबों में बांट दी ना, खुद अपने लिए कुछ रखा नहीं और ना ही मुझे कुछ रखने दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारे हिस्से में क्या आया? अरे अब तो हम हमारे ही खेत में आई हुई फसल को बांटकर गरीब बनकर रह गए हैं। क्या हुआ ये सब? मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो जैसा साधु बाबा से कहा था पूरी ईमानदारी से गरीबों की मदद की थी, लेकिन यहाँ तो सब पहले जैसा हो गया है। शिवा सर पकड़कर नीचे बैठ जाता है। तब अचानक साधु बाबा जमीन से बाहर आते हैं और उसे चोर के बारे में बताते हैं। एक चोर के लालच भरे स्पर्श के कारण ये सारी फसल काली पड़ गई है। क्या? एक चोर? मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी जाकर उसे ढूंढता हूँ और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रहेगा। नहीं, उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने कर्मों का दंड मिल गया है। मतलब? इस जमीन का एक रहस्य है जो कदाचित तुम्हें पता नहीं है। इस जमीन में उगने वाली फसल को कभी अगर कोई लालच भरे मन से काट कर ले जाता है तो वो इस जमीन के अंदर चला जाता है। कुछ सालों पहले मैं भी इसी फसल के लालच में फंस गया था और इस जमीन के अंदर चला गया था, पर आज जब वो चोर जमीन के अंदर चला गया है, मुझे मेरे अपने पापों से मुक्ति मिल गई है। पर साधु बाबा, मैंने आज तक गरीबों की मदद की, फिर भी मुझे तो कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्या मेरी तकदीर कभी नहीं बदलेगी? जरूर बदलेगी बेटा। तुमने जो अच्छा काम किया है उसका पुण्य संचय तुम्हारे काम आएगा। तुम बस घर जाओ और देखो तुम्हारी तकदीर कैसे बदल जाती है। शिवा और गीता दोनों घर चले आते हैं। उनका पूरा घर सोने के ढेर से भरा हुआ होता है। वो सोने को देखकर शिवा और गीता बहुत खुश हो जाते हैं। शिवा को खेत के रहस्य का पता चल गया था, इसलिए अब वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचकर फसल काटने लगता है। शिवा ने की हुई मदद के कारण सब लोग उसे दुआ भी देते हैं और पूरे गांव में शिवा की तारीफ ही होती है। एक गांव में यशोदा नाम की एक दादी रहती थी। यशोदा दादी पूरे गांव की दादी थी और गांव के सब लोग उसे बहुत मानते थे। यशोदा दादी की एक पोती थी जो शहर में पढ़ने के लिए गई थी, जो कभी कभी गांव में अपनी दादी से आकर मिलती थी। यशोदा दादी गांव के बीमार लोगों का इलाज करती थी, लेकिन उन लोगों की बीमारी थोड़ी अलग होती थी। एक दिन सरपंच जी से गांव के ठाकुर आकर मिलते हैं। सरपंच जी, बहुत बड़ी समस्या आ गई है। क्या हुआ ठाकुर साहब? आज आप मुझे मिलने आए हैं? इसका मतलब है कि सच में आप पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई है। हाँ, मेरा बेटा सर्वेश कुछ दिनों पहले गांव से बाहर गया था। जब से वो वापस आया है तब से पता ही नहीं कुछ अलग ही बर्ताव कर रहा है। उसका शरीर तप रहा है। वैद्य जी कई दिनों से उस पर इलाज कर रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। रात को आते समय कहीं किसी ने उसे... इससे पहले कि सरपंच जी आगे कुछ कहे, ठाकुर जी ने कहा, हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मुझे भी वही डर है कि सर्वेश का जो बुखार है वो कुछ और ही है। समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। हाँ ठाकुर साहब, आपके बेटे के इस बुखार को ठीक करने वाली हमारे गांव में सिर्फ यशोदा दादी ही हैं। यशोदा दादी जब सर्वेश को देखेंगी तब वही बता सकेंगी कि सर्वेश को क्या हुआ है। सरपंच और ठाकुर दोनों यशोदा के पास आते हैं। सरपंच जी यशोदा दादी के घर के बाहर से आवाज लगाती है, यशोदा दादी,
ओ यशोदा दादी। अरे ओ सरपंच जी, आइए। यशोदा दादी, ठाकुर साहब आपसे मिलने आए हैं। यशोदा दादी, मेरे बेटे को बुखार आया है। कुछ दिनों पहले वो दूसरे गांव गया था। जब से लौटा है तब से उसका शरीर बुखार से तप रहा है। बुखार के साथ और क्या हो रहा है उसे? वो बहुत ज्यादा खाना खा रहा है। रात को जोर जोर से चिल्लाता रहता है। ठीक है, मैं आकर मिलती हूँ, फिर पता चलेगा कि उसका बुखार किस चीज का है। यशोदा दादी ठाकुर की हवेली जाकर ठाकुर के बेटे सर्वेश से जाकर मिलती है। यशोदा दादी देखती है कि सर्वेश ने बिस्तर पकड़ लिया है और उसका शरीर बहुत ज्यादा पतला हो गया है। यशोदा सबसे कहती है कि आप सब बाहर जाइए, मैं अकेले ही इसके साथ बात करना चाहती हूँ। ठाकुर के परिवार वाले कमरे से बाहर जाते हैं। यशोदा दादी दरवाजा बंद कर लेती है। बाहर खड़ी ठकुराइन, सुनिए, यशोदा दादी ने दरवाजा क्यों बंद किया होगा? सरपंच जी ने कहा था कि यशोदा दादी का इलाज करने का तरीका थोड़ा अलग है, पर अगर उनका इलाज काम कर गया तो हमारा बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर के बाद यशोदा दादी कमरे से बाहर आ जाती है और ठाकुर साहब, आपके बेटे का बुखार सामान्य नहीं है, उसका इलाज वैद्य जी की दवाई से नहीं होगा। इस महीने की पूर्णिमा कुछ दिनों के बाद है। पूर्णिमा की रात को अपने बेटे को लेकर मेरे घर आ जाइएगा, मैं उसे हलवा खिलाकर ठीक कर दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं यशोदा दादी? एक साधारण हलवा खिलाकर मेरा बेटा ठीक कैसे हो सकता है? उसकी चिंता मत कीजिए ठाकुराइन, मेरा हलवा खाने के बाद आपका बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसका वचन मैं आपको देती हूँ, बस आप उसे लेकर आइए। इतना कहकर यशोदा दादी अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद पूर्णिमा आने वाली थी। पूर्णिमा की अगली रात यशोदा दादी की पोती किमिया यशोदा से मिलने आती है। किमिया को देखकर यशोदा दादी बेहद खुश हो जाती है। आ गई मेरी पोती, प्यारी प्यारी पोती, इतने दिनों के बाद आई हो तुम। लगता है कि तुम्हें दादी की याद नहीं आती। ऐसी बात नहीं है दादी, इन दिनों पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, इसलिए नहीं आ पाई थी। अब आई हूँ तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाऊंगी। अगली रात को ठाकुर और ठाकुराइन अपने बेटे सर्वेश को लेकर यशोदा दादी के पास आते हैं। ठाकुर के बाद गांव के कुछ और लोग भी यशोदा के घर आते हैं। उन लोगों को देखकर, दादी, ये सब इतनी रात को हमारे घर क्यों आए हैं और ये सब ऐसे बीमार क्यों लग रहे हैं? तुमने सही पहचाना, ये सब बीमार ही है और उनकी बीमारी का इलाज करवाने ही ये यहाँ आए हैं। तुम इनका इलाज करोगी? तुमने उपचार करने की विद्या सीख ली है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं नहीं, मैंने कोई विद्या नहीं सीखी है। तो फिर तुम इन्हें ठीक कैसे करोगी? ये सब मेरे हाथ का हलवा खाने आए हैं। क्या हलवा खाने? हलवा खाकर ये सब ठीक हो जाएंगे? कैसे? थोड़ी देर के बाद सब पता चल जाएगा। यशोदा दादी सबको बैठने को कहती है और हलवा बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। यशोदा दादी रसोई का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। कुछ देर के बाद हलवे की बहुत सुंदर खुशबू आने लगती है। उस खुशबू से किमिया का दिल भी ललचा जाता है। कुछ देर के बाद यशोदा दादी हलवे की कटोरियां लेकर बाहर आती है। सर्वेश के साथ वहाँ बैठे हुए सब बीमार लोग भी वो हलवा खा लेते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हलवा खाकर मेरा बेटा कैसे ठीक होगा। ठाकुराइन, आपको यशोदा दादी के हलवे की खासियत नहीं पता है। आप देखिए, आपका बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। सब लोग वो हलवा खाते हैं। कुछ देर के बाद अचानक से सबका बुखार उतर जाता है। सब ठीक हो जाते हैं। ये देखकर, दादी, ये क्या? तुम्हारा हलवा खाकर ये सब लोग ठीक कैसे हो गए?
यही तो मेरे हलवे का रहस्य है मेरी प्यारी पोती। पर ऐसा कैसे हो सकता है दादी? मैं तो कुछ समझ भी नहीं पा रही हूँ। समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, अभी वो समय नहीं आया है। कुछ दिन रहने के बाद दुनिया शहर वापस चली जाती है। एक दिन गांव में रहने वाली एक औरत राधा अपने मायके से अपने घर वापस आती है। रात हो जाती है और राधा अपने बाल छोड़ देती है और घर में रखा हुआ खाना दोनों हाथों से खाने लगती है। ये देखकर उसका पति हेमंत, अरे राधा, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे बाल छोड़कर बैठी हो, और ये क्या तरीका है खाना खाने का? मैके जाकर आई हो तो तुम अपने घर के तौर तरीके भूल गई हो। हेमंत की बातें सुनकर राधा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके हेमंत को देखने लगती है। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसका ये रूप देखकर हेमंत भी डर जाता है। हेमंत भागकर घर से बाहर आता है और अपनी दोस्त बिरजू के पास चला जाता है। अरे अरे हेमंत, क्या हुआ? ऐसे डर के भाग कर क्यों आ रहे हो? अरे क्या बताऊं, आज मेरी पत्नी राधा मायके से वापस आई है। अपने बाल खुले छोड़कर सारा खाना एक थाली में परोसकर दोनों हाथों से खा रही है। क्या? लेकिन पहले तो राधा भाभी ने ऐसा कभी नहीं किया है। हाँ, पहले तो नहीं किया, पर पता नहीं आज क्या हो गया। जब मैंने उसे डांटा तब अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मुझे घूरने लगी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ बिरजू, चाहे तो मेरे घर चलकर देख लो। बिरजू और हेमंत दोनों हेमंत के घर की खिड़की से अंदर देखने लगते हैं। राधा खाना खा लेती है और अचानक वहीं गिर पड़ती है। उसे गिरा हुआ देखकर हेमंत और बिरजू अंदर आते हैं। हेमंत राधा को उठाकर बिस्तर पर रखता है। राधा का शरीर बहुत तप रहा होता है। बिरजू, ये राधा का शरीर तो आग की तरह तप रहा है। पता नहीं राधा भाभी को अचानक क्या हो गया है। मैं जाकर वैद्य जी को बुलाकर ले आता हूँ। कुछ देर के बाद बिरजू वैद्य जी को लेकर आता है। वैद्य जी राधा की जांच करके उसे दवाई देकर चले जाते हैं। कुछ दिनों तक राधा का हाल ऐसा ही रहता है। एक दिन बिरजू यशोदा दादी के घर के पास से गुजर रहा था। तब, अरे बिरजू, क्या हुआ? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं यशोदा दादी, वो मेरा दोस्त है ना हेमंत, उसकी पत्नी राधा भाभी, उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पहले वो रात को अपने मायके से वापस आई थी। उस दिन से पता ही नहीं उसे क्या हो गया है। रात के समय वापस आई थी और आने के बाद उसने क्या किया था? हेमंत बता रहा था कि उस रात वो अपने बाल छोड़कर सारा खाना थाली में मिलाकर दोनों हाथों से खा रही थी, और जब हेमंत ने उसे डांटा तो उसने आंखें बड़ी कर ली और हेमंत को घूरने लगी। समझ गई कि राधा के साथ क्या हुआ। चलो मैं आकर देखती हूँ। यशोदा दादी बिरजू के साथ हेमंत के घर जाती है। हेमंत, चिंता मत करो, मैं देखती हूँ राधा को क्या हुआ है। यशोदा दादी कमरे के अंदर जाकर दरवाजा आकर बंद कर देती है और राधा के साथ कुछ बात करके थोड़ी देर के बाद बाहर आती है। यशोदा दादी, क्या हुआ? मेरी राधा को क्या हुआ है? तुम्हारी पत्नी का बुखार वैद्य जी की दवाई से ठीक नहीं होगा। इस महीने की पूर्णिमा को राधा को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे अपने तरीके से ठीक कर दूंगी। कुछ दिनों के बाद जब पूर्णिमा आती है तब हेमंत राधा को लेकर यशोदा दादी के घर आता है। दादी उसे अपना बनाया हुआ हलवा खिलाती है और राधा ठीक हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यशोदा दादी। आज सच में आप नहीं होती तो पता नहीं मेरी राधा का क्या होता। आप सच में यशोदा मैया हैं हमारे लिए। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। यशोदा दादी हर पूर्णिमा की रात को बीमारों को अपने हाथ का बना रहस्य में हलवा खाकर ठीक करती थी, पर अभी तक उस हलवे का रहस्य किसी को नहीं पता चला था।
एक दिन किमिया फिर से गाँव आती। दादी, मेरी छुट्टियाँ शुरू हो गई है, इसलिए अब मैं 3 महीनों तक यहीं रहने वाली हूँ। हाँ हाँ मेरी बेटी, क्यों नहीं, ये तो तुम्हारा ही घर है और मेरा तुम्हारे सिवा कौन है। तुम कितनी छोटी थी जब तुम्हारे माँ पापा तुम्हें मेरी गोद में छोड़कर चले गए थे, तब से तुम्हें देखकर ही तो मैं दिन काट रही हूँ। अब पता नहीं मेरे कितने दिन बचे हैं। ऐसा क्या कह रहे हो दादी? अच्छा चलो, आज मुझे तुम्हारे हाथ का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। पूरा गांव तुम्हारे बने हलवे की तारीफ करता है और सब कहते हैं कि तुम्हारे बने हलवे को खाने से सब बीमार ठीक हो जाते हैं। मुझे भी खिलाओ ना हलवा। नहीं बेटे, वो हलवा तुम्हें नहीं खिला सकती। क्यों दादी, आप सबको हलवा खिलाते हो तो मुझे क्यों नहीं? मैं जो हलवा बनाती हूँ वो सिर्फ विशेष रूप से बीमार लोगों के लिए होता है, वो तुम नहीं खा सकती। किमिया को कुछ समझ नहीं आया कि यशोदा ऐसा क्यों कह रही है। कुछ दिनों के बाद फिर पूर्णिमा की रात आती है और हर पूर्णिमा की तरह आज भी यशोदा दादी रसोई का दरवाजा बंद करके हलवा बनाने जाती है। इस बार किमिया कुछ ठान लेती है और छुपकर रसोई का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर देखने लगती है और यशोदा दादी एक लोहे की कढ़ाई में सूजी, घी और गुड़ के साथ एक कागज फाड़कर उस हलवे में डाल रही थी। ये देखकर किमिया हक्की बक्की रह जाती है। कुछ देर के बाद यशोदा सबको हलवा खिलाती है और किमिया के पास आकर कहती है, किमिया, आज तुम्हें सच का पता चल गया है। आज के बाद ये हलवा मैं नहीं तुम बनाओगी। तुम ये क्या कह रही हो दादी? मैं और इस हलवे में तुमने वो कागज के टुकड़े क्यों मिलाए थे? बेटी, अब मैं तुम्हें पूरा सच बताती हूँ। कुछ सालों पहले मेरे सपने में एक देवी आई थी और उसने मुझे कहा था कि हमारे घर का एक आंगन में मुझे एक कढ़ाई मिलेगी जिसमें मुझे ऐसा हलवा बनाना है जिससे भटकने वाली आत्माओं को मुक्ति देनी है। जिन लोगों की हत्या बिना किसी कारण के उन्हें तड़पा कर की जाती है, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। कुछ सालों में गांव में और आसपास भी कई लोगों को जलाकर या तड़पाकर कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मारा है। फिर उन्हीं लोगों की आत्मा रात के समय किसी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरती है। उनके शरीर में वो आत्मा घुसकर अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है। उन आत्माओं को भूख प्यास लगती है, लेकिन बिना शरीर के वो अपनी भूख नहीं मिटा पाते हैं, इसलिए वो किसी के शरीर का इस्तेमाल करते हैं। सुबह जब मैं आंगन में गई तब मुझे वो कढ़ाई वही मिली जहाँ सपने में देवी ने मुझे बताया था। लेकिन दादी, आप ही क्यों? उस देवी ने मुझे चुना इसलिए कि उसने ये भी कहा था कि जो तुम्हें हलवा बनाते हुए देख लेगा, आगे से हलवा वही बनाएगा। मैं जो कागज फाड़कर उस हलवे में डाल रही थी, उस कागज पर मैं उन आत्माओं की इच्छा लिखकर रखती थी। जब मैं ऐसे किसी से मिलती थी जिसे किसी आत्मा ने पकड़ लिया है, तब मैं उसकी इच्छा पूछ लेती थी। इसका मतलब कि हलवा खाकर उन आत्मा की इच्छा पूरी हो जाती है और वो उस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, ये कमाल उस कढ़ाई और देवी का है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। ये सब सुनकर सरपंच, इसका मतलब यशोदा दादी, आप जब ठाकुर के बेटे सर्वेश से अकेले में बात कर रही थीं, तब असल में आप उसके शरीर के अंदर बसी आत्मा से बात कर रही थीं? हाँ, ठाकुर का बेटा सर्वेश हो या हेमंत की पत्नी राधा हो या गांव का कोई भी जिसे किसी आत्मा ने पकड़ा हुआ था, मैं उन सब से अकेले में इसलिए ही बात करती थी। सर्वेश जब दूसरे गांव से लौट रहा था, तब उसे एक उसी की उम्र का लड़के की आत्मा ने उसे पकड़ लिया था। उस लड़के की हत्या उसके ही दोस्त ने धोखे से की थी। उसकी आत्मा चाहती थी कि वो दोस्त अपने इस करतूत का पछतावा करे। मैंने उसकी इच्छा कागज पर लिख ली
और जब उसे हलवे में मिलाकर सर्वेश को खिला दिया तब वो आत्मा सर्वेश का शरीर छोड़कर चली गई। फिर राधा के साथ क्या हुआ था? राधा जब मायके से लौट रही थी तब एक औरत की आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। राधा सज संवर कर अपने मायके से अपने ससुराल लौट रही थी। वो उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रही थी। तब वो कुछ देर उस पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी उस आत्मा ने उसे पकड़ लिया था। असल में उस औरत को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए जलाकर मार डाला था। उस औरत की सभी इच्छाएं अधूरी रह गई थी। उस औरत को उसकी सास ठीक से खाना भी नहीं देती थी। उस औरत को सजने संवरने का बहुत ही शौक था, लेकिन उसकी सास ने उसके सब गहने, उसकी सारी साड़ियां ले ली थी। लेकिन फिर उसने राधा को क्यों पकड़ा? राधा को सजा हुआ संवरा हुआ देखकर उसने उसे पकड़ लिया और राधा के शरीर में रहकर वो अपनी इच्छाएं पूरी कर रही थी। राधा को भी खाने का बहुत शौक है। वो आत्मा राधा के अंदर में रहकर खाने की इच्छा पूरी करती थी, इसलिए राधा ऐसे दोनों हाथ से खाना खाती थी। ये सब सुनकर सब समझ जाते हैं कि आज तक सबके साथ क्या क्या हो रहा था। सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। यशोदा भी अब सो जाती है। अगली सुबह यशोदा नींद से नहीं उठती है। किमिया जब उसे उठाने जाती है तब यशोदा नहीं उठती है। किमिया समझ जाती है कि यशोदा ने इस दुनिया से विदा ले ली है। किमिया रोने लगती है और धीरे धीरे सब गांव वाले वहां आ जाते हैं। किमिया अब शहर वापस नहीं जाती है और गांव में रहकर अब यशोदा जैसा रहस्यमय हलवा बनाकर लोगों को आत्माओं से मुक्त करने लगती है।